Hello friends, today's topic is opening of India's space sector मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर या फिर नॉन गवर्नमेंटल पब्लिक इंटरप्राइजेस भी इसको कह सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पेस के लिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा रिलेटेड है। अभी एक IN स्पेस बोल करके एक अथॉरिटी सेटअप हुआ है, ठीक है, जिसमें कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए इसरो हेल्प करेगा, हैंड होल्ड करेगा एंड प्रमोट करेगा प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है। ये बूस्ट अप करेगा इंडिया के स्टार्टअप्स को भी बूस्टअप करेगा, और भी बहुत सारा इसका एडवांटेजेस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक लेजिस्लेशन बनने वाला है, एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है स्पेस एक्टिविटी के लिए। तो एक लेजिस्लेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है ताकि पार्टिसिपेशन हो सके प्राइवेट का, और उसमें क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या ड्राफ्ट में क्या क्या रखा हुआ है, वो सारा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं, इंडिया इज स्पेस प्रोग्राम एट क्रॉस रोड्स। इसको हम लोग बाद में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग इसरो पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला देखेंगे, व्हाट इज़ द नीड टू ब्रिंग द प्राइवेट प्लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्पेस क्या है, इन स्पेस किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगा, और कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है जो कि गवर्नमेंट कर रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर का हेल्प हो रहा है पहले से ही, इन स्पेस के पहले से ही, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है। इशूज़ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूज़न क्या है। उसके बाद हम लोग इन स्पेस को भी उसके बाद हम लोग ड्राफ्ट बिल को भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूरत पे क्या पड़ गया हम लोगों को कि प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस सेक्टर में लाया जाए। यूएस ने हाल फिलहाल में पहले ही पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डीरेगुलेट कर दिया है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है। तो इंडिया में भी ज़रूरत क्या पड़ गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस सेक्टर में आने दिया जाए, ठीक है। अब उसका कारण ये है कि इसरो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ चुका है, इसरो के ऊपर लोड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और के ने कहा कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 370 बिलियन डॉलर्स का स्पेस इकोनॉमी है, और इसको हम लोग एक्सप्लॉयट ही नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 3% ही एक्सप्लॉयट हम लोग कर पा रहे हैं। इतना हम लोगों के पास कैपेसिटी है, इतना एक्सपर्टीज़ है इसरो के पास, तब भी हम लोग इसको एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से भी जो मेजर लोड है इसरो का, उसको हम लोग बांट देना चाहते हैं, इसरो के लोड को बांट देना चाहते हैं। कुछ प्राइवेट वाले देखे जो ट्राइड एंड टेस्टेड सेटेलाइट्स है, ट्राइड एंड टेस्टेड जो है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो प्राइवेट वाला करे, इसरो उसको हेल्प भी करेगा, हैंड होल्ड करेगा, डिफरेंट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ देगा उसको, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट मिशंस है जैसे मैंड मिशन हो गया, या फिर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन करना है, या फिर सोसाइटल या फिर सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए कुछ नया R&D करना है, या फिर नया एक्सपेरिमेंट्स करना है, वो इसरो कर सकता है। तो इसरो का बहुत सारा लोड इस प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ईज़ हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अनेबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रोइंग डिमांड एंड द स्पीड ऑफ द डिमांड, ठीक है। इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है, ये इसरो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा है। के ने कहा 3% ऑफ द राइजिंग 360 बिलियन ग्लोबल स्पेस, ये मैंने पहले से ही बता दिया, ठीक है। और रॉकेट लॉन्च जितना होता है वर्ल्ड में, सिर्फ 2 से 3% ही इसरो कर पाता है, ठीक है। ये भी बहुत कम है। अगर इसरो का एक्सपर्टीज़ देखा जाए, इसरो की कैपेबिलिटीज़ देखा जाए, इसरो के पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ है देखा जाए, तो उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। रॉकेट्स एंड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स ओनली अकाउंट 2 to 3% ऑफ द ग्लोबल वॉल्यूम। तो लोकल डिमांड ही पूरा करने में इसरो का पूरा समय चला जाता है,
और लोकल डिमांड भी सही से इसरो पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा लोड है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ इफ़ इंडिया वांट्स टू मीट ओनली द लोकल डिमांड, तब भी इसरो को प्रेजेंट साइड से 10 टाइम्स उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ अगर लोकल डिमांड को ही देखा जाए तो ही। तो इसी कारण से शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग प्राइवेट की तरफ, इसी कारण से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है। ठीक है, अब इंडिया जो है सिर्फ 2 से 3 मेजर लॉन्चेस करता है। मेजर लॉन्चेस से मतलब है मेरा जैसे सोलर मिशन कर जा रहा है आदित्य। ठीक है, फिर एसैट टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया, फिर कोई मैंड मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान मिशन हो गया, मंगलयान हो गया, गगनयान हो गया। ये सब अगर देखा जाए ना, मेजर मिशन से अगर देखा जाए तो 2 से 3 ही मेजर लॉन्चेस कर पाता है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका दिया जाएगा, तो इंडिया कैन कंसंट्रेट ऑन द कमांडिंग गोल सच एज मैन स्पेस मिशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और सब कॉन्ट्रैक्ट, वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसमें देखना है, अब अभी ये देखना है कि प्राइवेट सेक्टर एक्चुअली अभी भी है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्राइवेट सेक्टर अभी भी स्पेस टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन कंट्रैक्ट रोल पे काम होता है इसका। सब कॉन्ट्रैक्ट्स देता है कंपोनेंट्स के लिए, इसरो ही सब कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, इसरो ही सब कॉन्ट्रैक्ट्स देता है प्राइवेट सेक्टर्स को, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देता है। टेक्नोलॉजी नहीं देता है कि ये लोग अपना सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल बना सके, जो कि अब से देगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द फैब्रिकेशन ऑफ स्पेस कंपोनेंट हैपन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो है अभी जो है सिर्फ क्या है, सप्लायर है, सप्लाई चेन में मदद करता है, सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट, एंड डज नॉट रियली इंगेज इन द ओरिजिनल रिसर्च। तो अब क्या करेगा इन स्पेस, अब ये इन स्पेस क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं। इन स्पेस का फुल फॉर्म है, इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटी सेंटर। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस क्रिएट करेगा इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स या फिर इंडस्ट्री के बीच में। इट विल क्रिएट अ सिंगल पॉइंट इंटरफेस बिटवीन प्राइवेट प्लेयर्स एंड इसरो, एंड इट इज़ अ ऑटोनोमस नोडल एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, ये एक नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। ये क्या काम करेगा, इट विल फैसिलिटेट एंड रेगुलेट द प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, तो फैसिलिटेटर का काम करेगा और रेगुलेटर का काम करेगा फॉर प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। इसको क्या देगा, नेसेसरी सपोर्ट्स देगा। नेसेसरी सपोर्ट्स क्या किसके थ्रू देगा, इसरो के थ्रू देगा। ठीक है, ताकि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ताकि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्पेस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्सेस द नीड्स को पहले देखेगा, प्राइवेट सेक्टर का नीड्स क्या है, उसको क्या किस तरह का रिसर्च चाहिए। ठीक है, या फिर नहीं सॉरी, ये प्राइवेट सेक्टर्स को भी, एजुकेशनल सेक्टर्स को भी, रिसर्च सेंटर्स को भी उसके नीड्स को एक्सेस करेगा और उसके डिमांड्स को फुलफ़िल करेगा जितना दे सकता है इसरो के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। अभी हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसरो के पास बहुत एक्सट्रीम लोड है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर में आएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी रिसर्चेस ये करेंगे, उसके लिए भी उसको डेटा चाहिए, स्पेस डेटास चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो कि इसरो के डिफरेंट सेंटर्स में हो रहा है, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ। तो ये है इन स्पेस। अब इन स्पेस को थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से।
ठीक है। अब इन स्पेस वहाँ पे भी देख लिया, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि किस तरह से प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंटल इंटरप्राइजेस को, प्राइवेट में पब्लिक इंटरप्राइजेस को किस तरह से फैसिलिटेट करेगा। तो ये जो है एक सुटेबल मैकेनिज़्म बनाएगा इन स्पेस। किस लिए बनाएगा? प्रमोशन एंड हैंड होल्डिंग के लिए, कि इसको प्रमोट कैसे किया जाए, इसका हैंड होल्ड करके इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, और टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ को कैसे शेयर किया जाए, उसके लिए एक सुटेबल मैकेनिज़्म बनाएगा। ठीक है। अब देखो, कोई भी स्पेस एक्टिविटी तो इतना आसान नहीं है, रॉकेट साइंस बहुत ही टफ चीज़ होता है। तो स्पेस एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए उसके पास, उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बहुत ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव मशीन्स चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ चाहिए। उसके लिए क्या किया है कि इसरो का डिफरेंट जो सेंटर्स है उसमें बहुत सारा रिसर्च डेटाज़ है, उसके पास बहुत हाई फैसिलिटीज़ है, उसके पास हाई मशीनरीज़ है, उसको NGPs यूज़ कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ को एकदम मिनिमम कॉस्ट पे यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से इन स्पेस फैसिलिटेट करेगा, उसका एक्सेस करेगा, डिमांड का एक्सेस करेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसको फिर फैसिलिटेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इसरो। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? एक चेयरमैन रहेगा और ये सब मेंबर रहेगा। कुछ मेंबर्स PMO से भी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी रहेगा, लीगल एक्सपर्ट्स भी रहेगा कि कोई अगर वायलेशन कर रहा है, कोई भी अगर वायलेशन कर रहा है स्पेस का, ठीक है, स्पेस एक्टिविटीज़ में, ठीक है, कोई सैटेलाइट अगर उड़ा दे रहा है ऐसे ही अपनी मनमर्जी से, तो उसके लिए भी तो चाहिए ना रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। फिर एकेडेमिया और इंडस्ट्रीज से रहेगा एक्सपर्ट, सेफ्टी एक्सपर्ट्स रहेगा और टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेगा। तो ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। अब देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या दिया गया है। ये क्या करेगा? इन स्पेस परमिट करेगा और ओवरसी करेगा। ठीक है, बस देखेगा ऊपर से कि सही सही चल रहा है कि नहीं काम, और परमिशन भी देगा, परमिशन दे देगा। उसके बाद फिर ऊपर ऊपर से देखेगा कि सही से चल रहा है कि नहीं काम। ठीक है। तो इसमें क्या क्या करेगा? स्पेस एक्टिविटी में क्या परमिशन देगा और ओवरसी करेगा? जो स्पेस एक्टिविटीज़ हम लोग प्राइवेट वाला कर रहा है, ठीक है, स्पेस एक्टिविटीज़ किस तरह का, जैसे बिल्डिंग कर रहा है रॉकेट का, या फिर सैटेलाइट को बिल्ड कर रहा है, या फिर स्पेस बेस कोई सा भी सर्विस दे रहा है या फिर एप्लीकेशन दे रहा है, उसको मॉनिटर करेगा ऊपर से और परमिशन भी देगा। ठीक है। इसरो क्या शेयर करेगा? इसरो क्या शेयर करेगा? स्पेस में और ग्राउंड में दोनों जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। स्पेस में और ग्राउंड में, ग्राउंड में क्या देगा? लॉन्चिंग के लिए लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ देगा, जगह देगा, ठीक है, प्रीमाइसेस देगा, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। ठीक है। और सेफ्टी के लिए और फिजिबिलिटी असेसमेंट की प्राइवेट सेक्टर अपना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई सा भी टेक्नोलॉजी के बारे में यूज़ करने के लिए लॉन्चिंग के लिए लाया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत लॉन्च कर देगा इसरो, उसका फिजिबिलिटी असेसमेंट भी तो करेगा ना, ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है। तो फिजिबिलिटी असेसमेंट और सेफ्टी नॉर्म्स के लिए भी एक टेम्पोररी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेगा इसरो। ठीक है। अब ये न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्राइवेट सेक्टर को बोला जा रहा है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फैसिलिटी जो बनेगा, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट जो NGPs करेंगे उसको भी ओवरसी करेगा, उसको भी परमिशन देगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है कि नहीं। इसरो के पास ही एक बना लिया, लॉन्चिंग फैसिलिटी बना लिया, ठीक है, ये सब तो बात की बात है। इसरो के जैसा ही जैसे स्पेस एक्स हो गया, ये भी इसरो से कुछ कम नहीं है, तो इंडिया में भी तो स्पेस एक्स जैसा कुछ बन ही सकता है ना इसरो से कंपेटेबल। तो अभी के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को भी ओवरसी करेगा और परमिट करेगा। ठीक है। लॉन्च कैंपेन्स या लॉन्चिंग को, और फिर स्पेसक्राफ्ट डेटा एंड अदर स्पेसक्राफ्ट सर्विसेज। अब डेटा वेटा देगा तभी तो वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना सैटेलाइट या फिर रॉकेट बना सकेगा। ठीक है। तो इसके स्पेसक्राफ्ट डेटा भी देगा और फिर स्पेस बेस्ड सर्विसेज भी देगा इसरो। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग वहीं पढ़ रहे थे, रोल ऑफ द इसरो रहेगा टेक्नोलॉजी एंड द रिसर्च और स्पेस डेटा, ये सब देगा। ठीक है। सेम चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर देगा इसरो प्राइवेट प्लेयर्स को, ग्राउंड में लैंड फॉर लॉन्चिंग देगा, स्पेस बेस देगा और टेक्निकल रिसोर्सेज देगा, इसमें स्पेस डेटा भी वो दे देगा। ठीक है। अब देखो अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या गवर्नमेंट जो कि स्पेस सेक्टर को बूस्ट करना चाहता है, शुरू से ही बहुत पहले से ये चीज़ हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, ये तो 1980s से ही स्टार्ट हो गया है। जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हो गया, ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पॉलीमर
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ हो गया, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजीज़ हो गया, इसका ट्रांसफ़र ये जो है इसरो इम्प्लीमेंट कर रहा है, 1980 से ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। अब एक डॉक्टर पिल्लई कमेटी के बारे में लिखना ही लिखना है। ठीक है। कोई सा भी ये आए, इसका नाम लिखना ही है। अगर स्पेस का कुछ भी आए वे फॉरवर्ड में या फिर कंक्लूज़न में इसको कोट करना है। ठीक है। डॉक्टर पिल्लई कमेटी है। डॉक्टर पिल्लई कमेटी क्या बोला था कि ये जो है ग्रेजुअली जो है, एक तो सबसे पहले तो ओपनिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर टू द प्राइवेट कर देना है, और एक ग्रेजुअल एंट्री होना चाहिए स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का। तो क्या क्या है? ओपन स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट, और दूसरा हो गया ये ग्रेजुअल मैनर में प्राइवेट प्लेयर्स को लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट बिल्डिंग में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। के-सिवन रिसेंटली बोले हैं कि बिल्स भी फाइनल स्टेज में है। ये बिल के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल। ठीक है, ये बिल भी आने ही वाला है। और फिर नेविगेशन पॉलिसी और फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी भी इन लाइन है। रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी हो गया, नेविगेशन पॉलिसी हो गया, ये सब भी इन लाइन है। ठीक है। अब देखा जाए तो अभी एक ये नया चीज़ बन गया है, NSIL जिसको बोलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगा ना, ये इसी के साथ आया था, इन स्पेस के साथ ही। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर में ही काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ही काम करेगा, जो कि एक सेंट्रल PSU है। ये जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा लोकल इंडस्ट्री, ताकि लोकल इंडस्ट्री का कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा ताकि स्पेस में मैन्युफैक्चर हो सके और लोकल इंडस्ट्री और मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को बूस्ट मिल सके। ठीक है। और एक और है, ये पहले से ही था, अंतरिक्ष। ये जो है कोई भी फॉरेन कस्टमर है, उसको कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है या फिर सैटेलाइट लॉन्च करना है अपना, या फिर लॉन्च व्हीकल ही चाहिए उसको, या फिर कोई सैटेलाइट थर्ड पार्टी सैटेलाइट में यूज़ करना है, तो उसके डीलिंग के लिए ये अंतरिक्ष है। ये भी इसरो का मार्केटिंग सेल है, कह सकते हो कि मार्केटिंग सेल है। ये NSAI और अंतरिक्ष अलग है। ये जो है लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए, लोकल इंडस्ट्री का कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए स्पेस मैन्युफैक्चरिंग में ये लाया गया है, अभी हाल फिलहाल में 2019 में ही। ठीक है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस तो बहुत सारा देख लिए। सबसे पहला तो एडवांटेजेस ये था कि अपना इसरो का लोड कम हो जाएगा, तो वो अपना डिलीनिएट हो जाएगा। इसरो का लोड कम हो जाएगा तो वो जो मेजर एक्टिविटीज़ है, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है, उसकी तरफ कंसंट्रेट कर पाएगा। ठीक है। तो ये हो गया कि प्राइवेट को कमर्शियल लोड दे दो। ठीक है। तो इसरो विल फ्री टू डेवलप द प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट एंड द सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस। ठीक है। अब जो है प्राइवेट सेक्टर जो है कमर्शियल लोड ले लेगा, तो इसरो जो है, और प्राइवेट ने, तो इसरो अभी जैसे 2 से 3 मेन मेजर प्रोजेक्ट्स कर सकता है, उस समय 18 से 20 इंपॉर्टेंट सेटेलाइट पर ईयर कर पाएगा, क्योंकि अभी तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि कमर्शियल लोड ही बहुत ज़्यादा है इसका। ये सेटेलाइट लॉन्च करना है, ये सेटेलाइट लॉन्च करना है, तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है 18 से 20 प्रोजेक्ट्स यानी सेटेलाइट लॉन्च इसरो कर सकेगा। तो ये दोनों रिलेटेड ही एक दूसरे से। अब ये क्या है ना कि अगर प्राइवेट रहेगा, अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो इसको तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट तो मेन प्रॉफिट पे ही चलता है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के चक्कर में इन लोगों का इनोवेशंस भी आएगा, बहुत अच्छा इनोवेशंस आएगा, और टेक्नोलॉजीज़ भी टेक्नोलॉजिकली भी बूस्ट होगा ये स्पेस सेक्टर इन इंडिया। जैसे देखो कि SpaceX कितना नया नया टेक्नोलॉजी ला रहा है, जो कि नासा के भी कंपैटिबल हो जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। ठीक है। तीसरा ये है कि कमर्शियल में भी, तो कमर्शियल सेटेलाइट को भी लॉन्च करने के लिए तो गवर्नमेंट को तो फंड करना ही पड़ता है ना, फंड करना पड़ता है इसरो को। तो ये कमर्शियल सेटेलाइट को अगर प्राइवेट को देना पड़ेगा, तो ये जो है फिस्कल बर्डन, गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन कम होगा, और ये दूसरी चीज़ में भी यूज़ हो सकता है। ये इसरो को ही वापस दे भी सकता है ताकि इंपॉर्टेंट मिशन में ला सके, या फिर ये सोशल सेक्टर या फिर सिक्योरिटी डिफेंस ये सब में गवर्नमेंट लगा सकता है। तो पहला हो गया, प्राइवेट को कमर्शियल लोड दे दोगे तो इसरो जो है डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करेगा, 18 से 20 सेटेलाइट पर ईयर ये लॉन्च कर सकेगा।
बूस्ट इन द इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी होगा, कॉस्ट कटिंग होगा और फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट का कम होगा इसमें। ठीक है, और क्या है कि स्टार्टअप्स को बूस्टअप मिलेगा। जो स्मॉल स्टार्टअप्स है, 50 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी बेंगलोर में खुल चुका है और दूसरे इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में खुल चुका है, तो ये अभी नेसेंट स्टेज में ही है। तो हम लोग इन स्पेस की तरह जैसे ये हैंड होल्डिंग करेंगे और प्रमोशन करेंगे तो इन लोगों को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इन लोगों को बूस्ट मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हाई स्किल लेबर जनरेट होगा, क्योंकि ये जो है ना रॉकेट साइंस बहुत हाई स्किल लेबर जनरेट है। इसको हम लोग लिंक कर सकते हैं स्किल इंडिया से, स्किल इंडिया मिशन से, इसको हम लोग लिंक कर देंगे स्किल इंडिया मिशन से। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किल इंडिया मिशन से भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि हाई स्किल जनरेट होगा। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया भी होगा इसमें, मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि ये इसके थ्रू हम लोग एक सेल्फ रिलायंट स्पेस सेक्टर की तरफ पहुंचेंगे। अभी तो बहुत सारा रसिया से लेना पड़ता है, फ्रांस, ये सब यूएस, ये सब हम लोग को हेल्प करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी बूस्टअप होगा प्राइवेट के हेल्प से तो हम लोग धीरे धीरे इसमें सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। ठीक है, और ग्लोबल पावर हाउस इन स्पेस टेक्नोलॉजी भी बन जाएंगे। इससे क्या होगा ना, पीएसयूज़ को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। जैसे बहुत सारा पीएसयू है, एचएएल जो कि बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाता है, जो कि एरोनॉटिक्स का बहुत सारा कंपोनेंट बनाता है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ये सब का हम लोग यूज़ करके पीएसयू को भी बूस्ट मिल सकता है इससे। तो बस इतना ही इसमें लिखना है कि प्राइवेट सेक्टर से क्या क्या अपना मेन पॉइंट हो गया। एक तो पॉइंट हो गया आपका कि इसरो अपना डेवलपमेंट कर सकता है अच्छे से सिक्योरिटी में या फिर सोसाइटियल या फिर डिफेंस, ये सब में मेजर प्रोजेक्ट्स में ये कर सकता है। दूसरा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट मिलेगा, इसी में लिखना है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा है स्टार्टअप्स ग्रो करेगा और ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगा। ठीक है, इसके थ्रू हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, हाई स्किल लेबर मिलेगा, इसको हम लोग को लिंक कर देना है स्किल इंडिया से। ठीक है, चौथा हो गया तुम्हारा मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, हम लोग स्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा इससे। और एक पॉइंट है पीएसयूज़ को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, यही सब मेन पॉइंट्स हैं। अब प्रॉब्लम्स देखो क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स यही है कि सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ लिप सर्विस करने से कुछ नहीं हासिल होगा। ठीक है, दूसरा ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा हमको कि ये जो स्पेस सेक्टर है ना, इसमें फेलियर भी बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ही हाई नेगेटिव रिटर्न्स का होता है। मतलब बहुत पैसा बर्बाद होता है अगर कोई फेल हो गया, कोई रॉकेट ये सब फेल हो गया, तो इसके लिए अपने को गवर्नमेंट को रिस्क फंडिंग करना चाहिए ताकि बूस्ट मिले इन लोगों को और कॉन्फिडेंस मिले प्राइवेट को कि फेलियर हो गया तब भी रिस्क फंडिंग, या फिर हम लोगों के पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के साथ भी टैग कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए। ये कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ठीक है, स्पेस लॉज का ज़रूरत है। ये कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन जो कि बताएगा कि किस लिमिट तक अलाउड है, लिमिट बताएगा प्राइवेट का कि किस लिमिट तक अलाउड है प्राइवेट सेक्टर का ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसरो का क्या स्टेक्स है, प्राइवेट का क्या स्टेक्स है,
और इसको ये करने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो कि एकदम एक लेवल पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करे दोनों के लिए, इसरो के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, ठीक है। इसके तरफ ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट, दोनों के को बराबर नज़र से देखना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे वही बात कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन होना चाहिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड में हम लोग देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है कि पोटेंशियल तो इमेंस है लेकिन डिफ़िकल्टीज़ भी साथ में है इसके साथ, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें वे फॉरवर्ड में ये सब लिखना है कि स्टार्टअप्स को हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट देने के लिए ये सब नेसेंट स्टेज में है, क्योंकि स्टार्टअप्स में से ही इनोवेशंस आता है। जो बिग कंपनीज़ रहेगा वो लोग सिर्फ प्रॉफिट के पीछे जाएगा, ठीक है, या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, स्टार्टअप को ही सब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा ये। तो स्टार्टअप्स को ही मेनली हम लोग को बूस्ट करना है ताकि इनोवेशन बढ़े, और ये स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम को इसीलिए हम लोग को प्रमोट भी करना है, सपोर्ट भी करना है, नर्चर भी करना है, ठीक है। किस तरह से, जैसे उसमें हम लोगों ने बताया कि रिस्क फंडिंग कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से बूस्ट करना है मनी के साथ, रिसोर्स के साथ, पॉलिसी के साथ, ठीक है। न्यू स्पेस पॉलिसी बनना चाहिए जल्दी से, ठीक है। फिर ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का ही बात हो गया यहाँ पे। स्किल इंडिया मिशन के साथ इसको कनेक्ट कर देना चाहिए। फिर आईपी इशूज़ जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशूज़, इसको जल्दी से रिजॉल्व करना चाहिए। ये आप देखेंगे कि इसी में पॉइंट डाला हुआ है लेजिस्लेशन में ही, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिफॉर्म से इसको भी रिजॉल्व करना चाहिए ताकि लोकल इंडस्ट्री जो है अपना आईपी क्रिएट कर सके, ग्लोबल स्टैंडर्ड को जो कि मैच करे और ग्लोबल सप्लाई चेन में घुस सके। क्या बोले, जो लोकल इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट प्लेयर्स है ये अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सके जो कि मैच करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड से, ताकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन में अंदर जा सके, ठीक है। प्राइवेट कैपेसिटी का और भी देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। एडवांटेजेस हम लोगों ने बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़ा, और भी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे स्पेस टूरिज़्म को बूस्ट मिल सकता है, ठीक है, जो कि अभी आने वाले समय में स्पेस टूरिज़्म बहुत ही हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क तो सबसे पहले ज़रूरी है ही, पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनेबल द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये जो है इंडियन बिजनेसेस में बी कीन टू एक्सप्लोर, ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि स्मॉल सेटेलाइट्स के बारे में आप लोगों को बताया था, SSLV के बारे में हम लोगों ने बताया था। SSLV का ये था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी अगर 2030 तक देखा जाए, यानी कि 10 साल तक में देखा जाए, तो 17,000 स्मॉल सेटेलाइट्स लॉन्च होगा। तो इसमें अगर इसरो के जगह पे अगर प्राइवेट सेक्टर्स को हम लोग बूस्ट करें तो इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, स्किल जनरेशन भी होगा, और हो सकता है कि स्मॉल सेटेलाइट्स SSLV से भी अच्छा है कोई लॉन्च व्हीकल नया इनोवेशन से मैन्युफैक्चर कर दे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तीसरा ये है कि स्पेस कम्पिटिटिवनेस में जैसे सिंगापुर हो गया, उस लाइन पे हम लोगों को जाना है। जैसे सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चाइना हो गया। न्यूजीलैंड और चाइना अपना मतलब अपना लोकेशन ही देता है कि लॉन्च करने के लिए अपना फैसिलिटीज़ देता है फॉर लॉन्चिंग, ठीक है। और इंडिया के पास तो ज़्यादा लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ है नहीं, श्रीहरिकोटा में है जो कि इसरो में ही है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो वो लोग भी अपना लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ को बूस्ट कर सकता है ताकि एक स्पेस कम्पिटिटिवनेस आए मार्केट में, ठीक है। फिर सिंगापुर जो है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से अगर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर्स या फिर स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया तो ये भी स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसरो जैसे है, इसरो को जाना जाता है एकदम पायनियर है फॉर कॉस्ट कंप्रेशन, बहुत कम कॉस्ट में लॉन्च कर देता है सैटेलाइट्स, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में तो डिस्टिंक्ट एज ले ही लिया है। तो इसको यूज़ करके प्राइवेट सेक्टर तो कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा ही अगर उसका टेक्नोलॉजीज़ को लेगा, उसके साथ साथ और भी टेक्नोलॉजीज उसमें ऐड कर सकता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो इसमें और एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया को स्पेस पॉलिसी क्यों चाहिए, वाई इंडिया नीड्स ए न्यू स्पेस पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि अगर ये ग्रोथ स्पेस को एज अ ग्रोथ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को
हार्नेस स्पेस एज द ग्रोथ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा ये लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, उससे जॉब भी क्रिएट होगा और साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज भी मिलेगा। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का मैंने बता दिया कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम लोग ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल 2017, ये 2019 में आया था। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोमोट करना है और रेगुलेट करना है स्पेस एक्टिविटीज़ को। ठीक है, प्रोमोट भी करना है और रेगुलेट भी करना है। ठीक है, बाय इनकरेजिंग, इनकरेज किसको करना है, नॉन गवर्नमेंटल और प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज को, अंडर द गाइडेंस एंड ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो यानी कि ये लोग प्रोमोट करेगा, रेगुलेट भी करेगा और गाइड करेगा और ऑथराइज भी करेगा। ठीक है, गाइड ऑथराइज हो गया तुम्हारा, ओवरसी करेगा, परमिट करेगा और ये फैसिलिटेट करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं किस किस चीज़ के लिए चाहिए। परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी चाहिए और ग्रोथ के लिए भी चाहिए। हम लोग को अर्जेंट नीड ऑफ लीगल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्डरली परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ द स्पेस सेक्टर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो ये है कॉपुओस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, ये 1959 में आया था। सारा लॉज जो है वो सारा लॉज, सारा ट्रिटी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कोपुओस पे, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। ठीक है, ये ये बोला गया है इसमें कि एक्सप्लोरेशन जो है, एक्सप्लोरेशन किस किस इस पे ये करेगा। एक हो गया फॉर पीस, फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर डेवलपमेंट। पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा। पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए ही होगा। ठीक है, इंडिया को तो पता है, पहले ही बता चुके हैं, इंडिया पार्टी है आउटर स्पेस ट्रीटी का, रेटिफाई किया है इसको। ठीक है, और आर्टिकल 253, आर्टिकल 51। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखा जाए कि स्पेस जो है हम लोगों का किसी भी लिस्ट में नहीं है, इज़ नॉट इन एनी ऑफ द लिस्ट, लेकिन पार्लियामेंट रिटेन द रेजिटुअरी लेजिस्लेटिव पावर इन एनी मैटर विच इज़ नॉट एनुमरेटेड इन 3 लिस्ट। मतलब जिसमें कोई भी लिस्ट में अगर एनुमरेट नहीं है तो इसका मतलब वो पार्लियामेंट के ही पास पावर है। तो इंडिया के पास सिर्फ 2 ही स्पेस एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए 2 ही लॉ है, बताए थे, रिमोट सेंसिंग डेटा 2011 और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी 2000। ठीक है, अभी देखो ये जो है अभी तक जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस अभी तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रेमवर्क ही नहीं है अपने पास, एब्सेंस ऑफ फ्रेमवर्क, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, लाइसेंस दे, लाइसेंस का टाइमलाइन बताए। ठीक है, या ऑथराइज़ करे। ठीक है, या फिर सुपरवाइज़ करे सेफ्टी में, या फिर कोई टेक्नोलॉजीज़ दे, सुपरविज़न करे, गाइडेंस करे। ठीक है, रेगुलेट करे, ये सब कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। ठीक है, और ये मेक इन इंडिया के बारे में बताए थे शुरू में, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, स्किल इंडिया को बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, ये तीनों को बूस्ट मिलेगा इससे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट देगा ये FDI स्पेस में भी। ठीक है, तो इसका सैलिएंट फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला है कि सारा स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सारा सिटीजन या फिर सारा सेक्टर्स या फिर सारा कंपनीज जो भी इंगेज है कोई भी स्पेस एक्टिविटी में, उस पर ये अप्लाई करेगा। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स पे ये अप्लाई करेगा, कोई चाहे वो इंडिविजुअल सिटीजन्स रहे या फिर कोई कंपनी रहे जो भी इंगेज है स्पेस सेक्टर में। ठीक है, ये जो है नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस को इशू करेगा, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा। ये नहीं कि एक को इशू किया ये दूसरे को दे दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता, नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस है। ठीक है, अब जो है एक मैकेनिज़्म ये लोग बनाएगा कि किसको लाइसेंस देना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइसेंस क्या है, लाइसेंस का फ़ीस क्या है, ये सब का एक अप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म को ये लोग फॉर्मुलेट करेगा। ठीक है, एक और पॉइंट है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाएगा फॉर ऑल स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बनाएगा फॉर ऑल स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए, फॉर कंडक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट भी देगा।
इट विल प्रोवाइड प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज एंड रेगुलेट द प्रोसीजर, ठीक है, SOP बनाएगा, ठीक है। अब सेफ्टी एंड सुपरविज़न के लिए भी इंश्योर करेगा, सेफ्टी एंड सुपरविज़न ऑफ कंडक्ट ऑफ एवरी स्पेस एक्टिविटी, एवरी स्पेस एक्टिविटी का सेफ्टी या सुपरविज़न के लिए तुम्हारा एक इंश्योर दे करेगा, ठीक है। और ये है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ स्पेस नहीं करे, उसके लिए एक ये भी बनाएगा कि कोई भी लीगल फ्रेमवर्क है ये ना, कि कोई अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ स्पेस ना करे, अगर कर लिया तो 1 करोड़ का फाइन लगेगा, 3 साल का जेल होगा उसको, ठीक है। और IPR प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें प्रोविज़न्स है। तो क्या क्या प्रोविज़न्स हो गया, एक तो IPR के लिए प्रोविज़न्स हो गया, एक तुमको जेल या फिर 3 साल का जेल या फिर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है अगर अनऑथोराइज्ड यूज़ करोगे। सेफ्टी और सुपरविज़न ऑफ ऑल स्पेस एक्टिविटीज़ को ये इंश्योर करेगा। फिर SOP बनाएगा सारे स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए, मैकेनिज़्म फॉर्मुलेट करेगा, लाइसेंसिंग एलिजिबिलिटी क्या फ़ीस है वो सब चीज़ के लिए, ठीक है। नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस इशू करेगा, ठीक है। और सारे स्टेक होल्डर जो कि इंगेज हैं स्पेस एक्टिविटीज़ में उस पर ये अप्लाई करेगा, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड है कि इसमें और भी बहुत सारा चीज़ ऐड किया जा सकता है। ये तो ड्राफ्ट बिल है, इसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, इसमें कंसीडर करना है कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्योंकि US भी डीरेगुलेट कर चुका है और भी बहुत सारा स्टेट्स है जो कि डीरेगुलेट कर चुका है, तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और सारे स्टेक होल्डर्स को, जो कंपनीज इसमें आना चाहता है, जो स्टार्टअप्स इसमें अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, फिर जो सप्लाई चेन में अभी है, सप्लाई चेन में है इसरो के, ठीक है, वो सारे स्टेक होल्डर्स को अब बैठा करके ये करो, तभी ये कम्पिटिटिव इकोसिस्टम तैयार होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ग्राउंड बेस, स्पेस बेस, ग्राउंड बेस फैसिलिटी भी तो चाहिए अपने को, तो वो सब के बारे में कुछ क्लियरेंस नहीं है, एक ओवरऑल बता दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, फ्रेम अ क्लियरर लॉ फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, नेशनल सिक्योरिटी, नीड टू कंसिडर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्पेस एंड ग्राउंड एक्टिविटी, ठीक है। ये तो स्पेस एक्टिविटी के बारे में बता दिया, तो इसको ग्राउंड एक्टिविटीज़ के बारे में भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।